अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को पढ़ा था, जिसमें हमने वेवलेंथ और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, इसके अलावा ऑर्थोगोनैलिटी को चेक किया था और इवन एंड ऑड फंक्शंस को स्टडी किया था। तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसके अलावा भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने इन लेक्चर्स की करवाई है, ताकि आपको ये स्टेप्स आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे आपको जो है वो जो भी डिफ़िकल्टी हो, वो वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में से कुछ पॉइंट्स उनको मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने फोरियर सीरीज़ को देखना है कि फोरियर सीरीज़ को कैसे लिखा जा सकता है। फोरियर सीरीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम कैसे लिखेंगे, ए नॉट बाई 2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस अप टू सो ऑन an cos nx प्लस b2 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस अप टू सो ऑन bn sin nx. As we already studied that Fourier series is an infinite series, so when we sum up these coefficients a and b, then the Fourier series can be written as f of x is equal to a naught by 2 plus summation n approaches from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, और an, bn और a naught ये क्या हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं that measure the strength of contribution from each harmonic. लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनैलिटी को भी स्टडी किया था। वो ऑर्थोगोनैलिटी दोबारा रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी हो। हमारे पास फंक्शंस जो साइन कॉस की फॉर्म में है वो तीन तरह के हो सकते हैं। इनमें से जो फर्स्ट फंक्शन है जिसमें साइन और कॉस दोनों मौजूद हों, दोनों को प्रोडक्ट लिया जाए, उसमें क्या होगा, अगर हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम द रीजन -π टू +π कॉस mx और साइन nx को, यहाँ पे सॉरी nx आएगा, dx इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा सारी की सारी m और n की वैल्यूज़ के लिए, मतलब जो भी वैल्यूज़ m और n की होंगी उन सब के लिए साइन nx और cos mx का प्रोडक्ट इंटीग्रल वो 0 के इक्वल होगा। दूसरा केस हमारे पास जिसमें दो कॉज इकट्ठे आ जाएं, उसमें हम देखते हैं जब वो इंटीग्रेट होंगे फ्रॉम रीजन -π टू +π cos mx एंड cos nx, इसमें तीन प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अगर तो हमारे पास m n के इक्वल नहीं होगा तब ये इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, और अगर आपके पास m और n इक्वल होंगे और दोनों वो 0 के इक्वल होंगे, मतलब m और n दोनों 0 के इक्वल होंगे, तब हमारे पास ये इंटीग्रल 2π के बराबर होगा। एंड द थर्ड कंडीशन, व्हेन m इज इक्वल टू n and both are greater than 0, then this integration will be equal to π. So और इसमें जो थर्ड केस था उसमें हमने देखा था अगर
दो साइन इंटीग्रल्स इकट्ठे आ जाए। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लें। साइन mx और साइन nx, ठीक है। ये अगर दोनों इकट्ठे आ जाए तो इनकी इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 होगी अगर हमारे पास m n के इक्वल नहीं होगा, और इनकी इंटीग्रेशन जो है वो इज इक्वल टू पाई के बराबर होगी अगर आपके पास m और n दोनों जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगे, दोनों इक्वल भी होंगे और ग्रेटर देन 0 भी होंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कोफिशिएंट्स हमने कहा कि a0, an और bn वो किसके बराबर होंगे। a0 इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू +पाई f of x dx, an is equal to 1/पाई the region -पाई to +पाई f of x cos nx dx, and the coefficient bn which is equal to 1/पाई -पाई to +पाई f of x sin nx dx। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को भी स्टडी किया था, और टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने ये कहा था तीन टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक इवन है, एक ऑड, और तीसरी टाइप का फंक्शन होता है जो ना इवन होता है ना ऑड होता है। तो इवन फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें f of x में f of -x पुट किया जाए तो उसका आंसर वही फंक्शन होगा, मतलब f of x ही आएगा, तो वो इवन होगा। अगर f of x की जगह f of -x पुट किया जाए और उसका जो आंसर है वो -f of x की फॉर्म में आ जाए तो आपके पास वो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो x मॉड है वो अगर इसमें f of -x पुट किया जाए तो उसका आंसर आता है f of x। सो दिस इज इवन फंक्शन एंड द फंक्शन सिंपल x। अगर इसमें हम f of -x पुट करेंगे तो वो f of -f of x आएगा, और इसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट कर लें कि हमारे पास इवन फंक्शन के लिए जो bn है, जो कोफिशिएंट bn है वो इक्वल टू 0 होगा, और हमें जस्ट an और a0 कोफिशिएंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑड आ जाता है तो हमारे पास a0 और an 0 होंगे, और वी जस्ट हैव टू फाइंड bn कोफिशिएंट इफ आवर फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। और अगर तीसरी टाइप का हमारे पास फंक्शन है, दैट फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, then we have to find all the coefficients a0, an and bn. Let's see here an example of an odd function. The function is f of x is equal to 1 when x is greater than 0 and less than pi. The function is equal to 0 when x is equal to 0, and it's equal to -1 when x is greater than -pi and less than 0. So let's solve this example where this function is an odd function.
So the function f of x is equal to 1 when x is equal to pi, and the function f of x is equal to -1 when x is equal to -pi. So when we put minus f of x, the answer is in minus. So we can say that this function is an odd function, and for odd function the coefficients a0 and an both are equal to 0, and we only have to find the coefficient bn. So the formula for bn is equal to 1 over pi minus pi to pi f of x sin nx dx. So हम इस फंक्शन में f of x की जगह हम 1 को पुट कर देंगे, और जो हमारे पास इंटीग्रेशन है फ्रॉम द रीजन -pi to +pi, we already have defined it that if we have a region from -pi to +pi, so that will divide it into two regions. First region is -pi to 0 and other region is 0 to +pi. So we can add these two regions, because in odd function the symmetry is along the origin. So sorry, not the origin, along the y-axis. So we can we have to add these two functions. So we can write here this integration from 0 to pi multiplied by 2 into sin nx dx. So bn आपके पास होगा 2 over pi minus cos nx over n integration from 0 to, sorry, the limit is from 0 to pi. So bn is equal to 2 over pi n. जब हम pi पुट करेंगे तो ये cos n pi आ जाएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 आ जाएगा. हमें पता है कि cos 0 को हम इस तरह लिख सकते हैं, cos 0 is equal to cos square n pi is equal to, sorry, ये cos square नहीं, cos 2 n pi है, is equal to -1 raised to power 2n, which is equal to 1. और अगर आपके पास सिंपल cos n pi है, मतलब cos 2n pi नहीं, सिंपल cos n pi है, तो आप इसको लिख सकते हैं -1 raised to power n. So here we will write cos n pi is equal to -1 raised to power n, and cos 0 is equal to 1. So the only coefficient which is not 0 in the odd function is bn, which is equal to here -2 over n pi -1 raised to power n minus 1. So this is our coefficient bn. Again I repeat, if you feel some problem, or if you are facing some problem in solving Fourier series related question, you can also see my video. You can also find my video on Google Classroom. मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, इसलिए कि आपको किसी भी स्टेप में कोई मसला आए तो आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं इवन फंक्शन की. तो आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to x mod, and the region is from -pi to +pi. So if you put f of -x in this function, the function will be equal to f of x. So you can say that this function is an even function. So, and you already learned that in even function the coefficient bn is equal to 0, and other coefficient a0 and an both are not equal to 0. So
In the even function you have to find a naught and a n. So to find a naught, the formula is very simple. Just write a naught is equal to 1 over pi integration from minus pi to plus pi f of x dx. So a naught इज इक्वल टू वही यहाँ पे होगा, अगर आप जो है वो इंटीग्रेशन 0 टू पाई लेंगे, रीजन जो है उसको चेंज कर देंगे फ्रॉम 0 टू पाई, तो वो एड अप हो जाएगा और ये इक्वल टू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 ओवर पाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन है x dx। तो x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। सो 2 से कैंसिल हो जाएगा और जब हम लिमिट पुट करेंगे ये पाई स्क्वायर आ जाएगा और पाई स्क्वायर पाई से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल जो ए नॉट की वैल्यू आएगी वो इज इक्वल टू पाई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ए एन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो ए एन का जो फार्मूला है आपके पास वो किसके बराबर है, 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। सो अगेन अगर आपने रीजन जो है वो 0 से पाई कंसीडर करना है, यहाँ पे 0 कर लें, ये पाई टू पाई लिखा हुआ है, यहाँ से 0 से प्लस पाई। ठीक है, 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास फंक्शन कौन सा है, x है और उसके साथ जो है वो cos nx dx है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम जो फंक्शंस हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है और एक सेकंड फंक्शन होता है। जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो इस तरह का रखना चाहिए जो मतलब ख़त्म हो जाए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डेरिवेटिव होता है वो मतलब वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में ही होगा। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन ऐसा रखेंगे जिसका डेरिवेटिव लिया जा सके, जिसका डेरिवेटिव लें तो वो फंक्शन तकरीबन मतलब वो ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, या उसको कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम u जो है वो फर्स्ट फंक्शन लेंगे, वो x को लेंगे, और dv हम सेकंड फंक्शन cos nx को लेंगे। हमारे पास जो सिंपल फार्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए वो है uv माइनस v du। यहाँ पे dv हमने cos nx को लिया था सेकंड फंक्शन, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास v के बराबर आ जाएगा, साइन nx ओवर n के बराबर होगा। ठीक है, और du देखें तो वो किसके बराबर होगा, u हमने किसको लिया था, x को, और du किसके बराबर होगा, dx के बराबर होगा। सो जो भी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की है u और v की, वो हम इस फार्मूला में uv माइनस v du में पुट कर देंगे। हमारे पास a n जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 ओवर पाई u v, u क्या है, x है, v क्या है, साइन nx ओवर n, माइनस v du है, तो v में क्या है, साइन nx ओवर n है, और du में क्या है, dx है। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारे पास a n जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 ओवर पाई x साइन nx ओवर n प्लस cos nx ओवर n स्क्वायर, and the limit is from 0 to plus pi. So when we put the limit, साइन पाई x जो है वो आपको पता है साइन पाई 0 के इक्वल होता है और साइन 0 भी 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन जो टर्म है वो तो एलिमिनेट हो जाएगी, सॉरी।
the only remaining term will be cos nx. so cos nx में हम पाई पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे अपर और लोअर लिमिट्स, तो वो बनेगा cos n पाई ओवर n स्क्वेयर माइनस cos 0 ओवर n स्क्वेयर। सो n स्क्वेयर यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, तो 2 ओवर पाई n स्क्वेयर cos n पाई माइनस 1। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि cos n पाई वो किसके बराबर होता है, -1 रेज़्ड पावर n। तो हम cos n पाई की जगह -1 रेज़्ड पावर n लिखेंगे और cos 0 की जगह 1 आ जाएगा। ये हमारे पास जो सेकंड कोफिशिएंट है an, हम इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर सेकंड कोफिशिएंट an। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपके पास अगर इसमें से कोई किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती क्वेश्चन सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं गूगल क्लासरूम में, वो भी अवेलेबल है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे कि आपके सामने है, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर करके लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।